हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम अकेडमी विद विपिन सर में स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरल रेखा में गति का पार्ट नंबर 2। पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि विराम क्या होता है, गति क्या होती है और चाल और दूरी, विस्थापन और दूरी के बारे में सीखा। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि चाल क्या होती है। चाल बराबर सभी, चाल मीन्स क्या होगा, स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड जो होती है, स्पीड इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब क्या होगा, दूरी बटे क्या होता है, समय। चाल बराबर होता है बेसिकली दूरी बटे समय, मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल बोलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं 1 मिनट में कितना दूरी तय करते हैं। 1 मिनट में अगर हमने 20 किलोमीटर तय किया या 2 किलोमीटर तय किया तो हमारी चाल हो गई 2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हमने 1 सेकेंड में 20 मीटर तय किया तो हमारी चाल हो गई 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब चाल हो गया। चाल कैसे का बात करें अगर मात्रक की, तो चाल का जो मात्रक होता है वो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर प्रति। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो मात्रक हो जाएगा इसका मीटर प्रति सेकंड। और ये कैसी राशि होती है, कैसी राशि होती है, अदिश राशि। इसका मतलब इसके पास दिशा नहीं होती है। और इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा होती है L_t-1। ये इसकी बीमा होती है। मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, राशि होती है अदिश, बीमा होती है L_t-1। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की। टाइप्स ऑफ स्पीड मतलब क्या, टाइप्स ऑफ स्पीड, चाल के प्रकार। तो चाल बेसिकली कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार। आइए बात समझते हैं। पढ़ते हैं एक समान चाल। एक समान चाल, एक समान चाल क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान। क्या होता है, एक समान। एक समान से तात्पर्य क्या है हमारा, एक समान से ये हमारा तात्पर्य है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ से जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाना है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उस समान समय पर, मान लीजिए 30 मिनट, ये कितना है 30 मिनट, और ये कितना है 30 मिनट, इसका मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करें। क्या करें, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करें। मीन्स अगर हमने कहा 30 मिनट में 40 किलोमीटर जाता है, तो ये भी कितना जाएगा, 40 किलोमीटर जाएगा। और यहाँ कितना जाए, 40 किलोमीटर जाए। इट्स मीन कि 30 मिनट में 40 किलोमीटर, फिर अगले 30 मिनट में 40 किलोमीटर, फिर अगले 30 मिनट में 40 किलोमीटर। तो इस प्रकार की जो स्पीड होती है वो हमारी क्या कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। आइए अब आप बात करते हैं असमान चाल। तो असमान चाल क्या है, असमान चाल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, यानी सेम चीज है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से कहाँ तक जाना है, पॉइंट बी तक जाना है, इसके पास टाइम सेम, मान लीजिए 1 आवर है, यहाँ पर भी 1 आवर है, और यहाँ पर भी कितना है 1 आवर। अब पहले 1 आवर में ये 60 किलोमीटर जाए है, और अगले में 50 जाए, और अगले में क्या हो जाए 50 किलोमीटर जाए। मतलब कि देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट समान समयों में अलग अलग दूरी तय करे, अगर कोई वस्तु समान समयों में अलग अलग दूरी तय करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असमान चाल। असमान मतलब क्या, जो समान ना, समान क्या नहीं, दूरी नहीं समान होगी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असमान चाल कहते हैं। उसके बाद आती है औसत चाल। क्या आती है, औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है,
देखिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या रहेगी? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। समझिए, देखिए अब यहाँ क्या करना, कुल दूरी जैसे इसका देखा जाए पहले 60 किलोमीटर जाता है, फिर 50 जाता है, फिर 80 जाता है, तो इसका कुल दूरी जोड़ो कितना हो जाएगा? 60 प्लस 50 और प्लस 80 और बटे कितना? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 1 + 1 + 1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 8 × 13 = 19, कितना हो जाएगा? 190 किलोमीटर बटे क्या हो जाएगा? 1 2 3, ठीक है। अब आवर क्या हो जाएगा? आवर घंटे में हो जाएगा, इसको भाग कर लो, 36 18 और क्या होगा? 3 × 9.33। इसका मतलब उसकी जो स्पीड थी, एवरेज स्पीड थी, वो क्या थी? 63.3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 63.3 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ कि वह 1 घंटे में लगभग 63.3 किलोमीटर की दूरी तय करता था। बात समझा गई? ये है हमारी क्या? औसत चाल। उसके बाद एक होती है चौथी, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, अब ये तात्क्षणिक चाल क्या होती है? इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टैंटेनियस स्पीड मतलब होता है किसी निश्चित समय, किसी निश्चित समय में वस्तु की चाल, किसी निश्चित समय में वस्तु की चाल, किसी निश्चित समय में वस्तु की चाल को हम क्या बोलते हैं? इंस्टैंटेनियस स्पीड बोलते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, हमने कहा बताओ 10 मिनट पर उसकी चाल क्या होगी, तो जो एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है ना चाल, वही उसकी क्या कहलाती है? इंस्टैंटेनियस स्पीड कहलाती है। इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात किया जा रहा है, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, 20 मिनट बाद, 50 मिनट बाद, मतलब वहाँ पर उसकी क्या स्पीड रही होगी, वही उसकी क्या कहलाती है? इंस्टैंटेनियस स्पीड कहलाती है। बात क्लियर? ये था हमारे पास चाल। आइए अब इसके बाद बात करते हैं वेग की। तो वेग क्या होता है? सेम चीज़ होती है, थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, ध्यान दीजिएगा। वेग, वेग मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी आइए देखते क्या होती है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी की इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्टेंस की जगह क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है? टाइम। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? विस्थापन। विस्थापन बटे समय, रहने दीजिए। वेग बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक। अब मात्रक उसका चाल का और वेग का दोनों क्या होता है? सेम होता है, बस इसकी राशि आपस में क्या हो जाती है? बदल जाती है। ये कैसी राशि हो जाती है? सदिश राशि हो जाती है। इसके मतलब इसके पास दिशा आ जाती है। वेग मैंने पढ़ाया, वेग कैसी राशि होती है? वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, जबकि चाल एक अदिश राशि होती है। इसकी गीमा भी सेम होती है। अब बात करें टाइप्स ऑफ स्पीड की। स्पीड तो हो गया, वेलोसिटी मतलब वेग की क्या होती है? सेम चीज़ें होती है। एक समान वेग होगा आपके पास, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा। एक समान क्या हो जाएगा आपके पास? वेग हो जाएगा। यहाँ पर भी वेग कर लीजिए, यहाँ पर भी वेग कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर वेग कर लीजिए, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए सेम चीज़ है, वही चीज़ है कि अगर कोई वस्तु समान टाइम में समान डिस्टेंस तय कवर करती है तो उसकी स्पीड को क्या बोलते हैं? एक समान वेग कहते हैं। अगर एक समान समयांतरालों में अलग अलग दूरी तय करती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट समान समूह में अलग अलग दूरी तय करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? असमान वेग कहते हैं। उसके बाद आता है औसत वेग। औसत वेग क्या होगा? कुल विस्थापन,
क्या होगा, कुल विस्थापन बटे क्या होगा, कुल समय। बिल्कुल सेम थे। देखिए विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी ही है, लेकिन दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, दूरी जो होती है वो एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि होती है ना, पिछली क्लास में बताया आपको। उसके बाद बात करते हैं तात्क्षणिक वेग की। तो तात्क्षणिक वेग क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो किसी निश्चित समय में वस्तु के वेग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आइए अब थोड़े से कुछ और पॉइंटों की बात कर लेते हैं, लेट्स कर दिया जाए। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ा सा तात्क्षणिक चाल तथा तात्क्षणिक वेग पर। इसकी बात करते हैं तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग पर। मतलब देखते हैं थोड़ा सा इसमें सिमिलरिटी क्या क्या है, क्या क्या सिमिलर चीजें होती हैं। बात करते हैं तात्क्षणिक चाल एवं वेग पर। तात्क्षणिक चाल एवं तात्क्षणिक वेग पर बात करते हैं। ठीक है, ये भी तात्क्षणिक वेग ही लिखा हुआ है। ठीक है, तात्क्षणिक वेग। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे घूम रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये इसकी क्या होगी, वेलोसिटी। क्या होती है, वेलोसिटी मतलब वेग होता है। ठीक है, ये ऐसे जाएगा और जब यहाँ पहुंचेगा ना तो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। डायरेक्शन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। इसका मतलब वेग की दिशा हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। जब इसके पास सदिश राशि तो दिशा होगी, और जब दिशा होगी क्या होगा, आपस में बदले। ठीक, ये इधर की ओर चलती है और जब इधर पहुंचेगा तो फिर से इधर की ओर। इस प्रकार से कोई जो कण होता है क्या करता रहता है, गति करता रहता है। अब बात करें हम अगर जो पहले पॉइंट की बात करें, तो तात्क्षणिक वेग की जो दिशा होती है, तो तात्क्षणिक वेग होता है वो कण की स्पर्श रेखा की क्या होता है, अनुदिश होता है। जो इसकी दिशा होगी ना तात्क्षणिक वेग की, ये जो कण गति कर रहा है ना, जैसे इधर की ओर स्पर्श कर रहा है, इधर की ओर, जब इधर की ओर स्पर्श किया तो इधर की ओर, जब इधर की ओर स्पर्श किया तो इधर की ओर, और जब कोई कण इधर ऐसे स्पर्श करता है तो इधर की ओर उसकी वेग होता है। मतलब तात्क्षणिक जो वेग होता है उसकी जो दिशा होती है कण की स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। जो कण की स्पर्श रेखा होती है वो क्या होगा, जो कण की स्पर्श रेखा होती है उसी की दिशा में उसका वेग होता है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट, जो तात्क्षणिक वेग है ना, क्या होगा, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल जो होता है वो नियत होता है। क्या होता है, नियत। नियत मतलब क्या होता है, बदलता रहता है, सॉरी कांस्टेंट रहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रहा है, मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, तो उसकी चाल जो होगी वो हमेशा क्या होगी, समान होगी। लेकिन उसकी जो स्पीड होगी, सॉरी वेलोसिटी होगी, मतलब वेग होगा, वेग हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। वेग क्यों बदलता रहता है, क्योंकि उसके पास क्या होती है, दिशा। ऐसे जब बदलेगा तो उसकी ऐसे बदल जाएगा, फिर ऐसे आएगा फिर दिशा बदल जाएगी, फिर ऐसे आएगा फिर दिशा बदल गई, फिर ऊपर गया फिर दिशा बदल गई। ठीक है, जबकि तात्क्षणिक जो होता है, तात्क्षणिक वेग जो होगा वो क्या होता है, वो बदलता रहता है। वो वेग जो होगा वो बदलता रहता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए तात्क्षणिक जो चाल होती है वो नियत होती है, जबकि तात्क्षणिक वेग क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, जो तात्क्षणिक इंस्टैंटेनियस जो स्पीड होती है, तात्क्षणिक जो चाल होती है उसका परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण और तात्क्षणिक वेलोसिटी का जो परिमाण होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब देखिए परिमाण में तो बराबर होते हैं, लेकिन दिशाओं में क्या होते हैं, भिन्न नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो इसके पास तो दिशा ही नहीं, इसके पास क्या होगी, दिशा होगी। मतलब परिमाण में तो वैल्यू में तो समान होते हैं, लेकिन दिशाएं अगर कहा जाए तो दिशा में समान नहीं होते हैं, क्योंकि इसके पास कोई दिशा ही नहीं होती है चाल के पास, जबकि वेग के पास क्या होती है, एक दिशा होती है।
ये पॉइंट हो गया। आइए अगला पॉइंट बात करते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई कण नियत चाल से गति कर रहा है, अगर कोई कण नियत वेग से गति कर रहा है, अगर कोई कण नियत वेग से गति कर रहा है, नियत वेग से गति कर रहा है, अगर कोई कण नियत वेग से गति कर रहा है तो उसकी जो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज मतलब क्या होता है? औसत वेग। जो उसका औसत वेग होगा ना, उसका जो परिमाण होगा वो तात्क्षणिक वेग के परिमाण के बराबर होता है। क्या होता है? अगर कोई कण नियत वेग से गति कर रहा है तो औसत वेग तात्क्षणिक वेग आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होता है? तात्क्षणिक वेग और ये क्या है? औसत वेग आपस में क्या होंगे? बराबर होते हैं। क्लियर है बात है? चलिए, नोट हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। क्या बात करेंगे? औसत चाल और औसत वेग पर बात करते हैं थोड़ा सा। औसत चाल एवं औसत वेग, औसत चाल एवं औसत वेग की बात करते हैं। देखिए, औसत चाल जो होती है इसका ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। औसत चाल होती है अदिश राशि होती है, जबकि औसत वेग क्या होती है? सदिश राशि होती है। औसत वेग एक सदिश राशि है, जबकि औसत चाल होती है एक अदिश राशि होती है। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है वही होता है क्या? मीटर पर सेकंड होगा। इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा, कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, इसकी जो बीमा होगी वही होगी, क्या होगी? LT-1 होगी, और इसकी बीमा क्या होगी? LT-1 होगी। कोई अंतर नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसमें अंतर होता है? उनकी दिशाओं में अंतर होता है। क्यों दिशाओं में अंतर होता है? क्योंकि वेग एक सदिश राशि होती है, जबकि औसत चाल कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। ठीक, अब समझिए एक चीज और है, जो औसत चाल है, जो औसत चाल का जो परिमाण है, औसत चाल का जो परिमाण है वो क्या होता है? वो हमेशा औसत चाल का जो परिमाण होता है वो क्या होता है? या तो औसत वेग से या तो ज्यादा होगा या उसके क्या होगा? बराबर होगा। बराबर भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि औसत चाल का मान औसत वेग के मान से क्या हो जाए? कम हो जाए। ऐसा कभी संभव नहीं है। तो आइए बात को समझते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? औसत चाल और औसत वेग में क्या देखा कि औसत चाल जो होती है वो एक अदिश राशि होती है, जबकि औसत वेग क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। इनके मात्रक दोनों के समान होते हैं, बीमाएं भी समान होती हैं। एक पॉइंट हमने सीखा कि औसत चाल जो होता है उसका मान औसत वेग के मान से क्या होता है? अधिक होता है या उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ बात करते हैं, त्वरण की बात करेंगे। एक्सीलरेशन, क्या किसकी बात करेंगे? एक्सीलरेशन, त्वरण की बात करते हैं। तो देखते हैं त्वरण क्या होता है। एक्सीलरेशन, त्वरण, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या है? वेग परिवर्तन। क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। मतलब जो वेग में चेंजेस आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। समझिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, 1 मिनट बाद उसका वेग 50 किलोमीटर था और 1 मिनट बाद क्या हो गया? 60 किलोमीटर हो गया। तो जो 50 से 60 हुआ ना, वही क्या हमारे पास? एक्सीलरेशन हुआ। जो चेंजेस आए हैं वही हमारे पास क्या है? एक्सीलरेशन है।
क्या है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का तात्पर्य एक्सीलेटर से। जैसे जैसे हम एक्सीलेटर बाइक का लेते हैं या कार का लेते हैं, वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होती है? पर इंक्रीज करती है। जब उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन कहते हैं। तो समझिए इसका फार्मूला क्या होता है? त्वरण जो होता है डेल्टा वी। वी मतलब क्या होता है? वेग। वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। ठीक, इसे लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t। वेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब समय, को भी हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक नोट पॉइंट लगाएंगे, उस नोट पॉइंट में लिखेंगे त्वरण का मान धनात्मक मतलब पॉजिटिव क्या हो सकता है? जो त्वरण है वो पॉजिटिव हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो जाएगा? जीरो भी हो सकता है। ठीक, अगर कोई पूछे कि त्वरण का मान क्या होता है, त्वरण का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अच्छा, पॉजिटिव कब होगा? जब उसकी समय के साथ स्पीड क्या होगी? समय के साथ वेग क्या होगा? बढ़ेगा। क्या का? बढ़ेगा। जो अगर किसी वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो उसका इसमें क्या होगा? जो त्वरण होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। अगर किसी वस्तु का वेग जो समय के साथ क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या रहा है? घट रहा है। अगर देखिए पहले मैं 40 से जा रहा था, अब क्या हुआ? 30 स्पीड हो गई। जब 40 से 30 होगी ना तो क्या होगा? हमारा त्वरण घटेगा। जब 40 से 50 हो गई, जब 40 से 50 होगी तो हमारा त्वरण क्या करेगा? बढ़ेगा। मतलब समझ रहे हैं? जब त्वरण वेग बढ़ेगा तो त्वरण भी बढ़ेगा, जब वेग घटेगा तो त्वरण भी क्या होगा? घटेगा। अगर जीरो कब होगा? जब समय के साथ साथ क्या हो? वेग हमेशा क्या हो? नियत, मतलब एक समान स्पीड से जा रहा है। किससे जा रहा है? एक समान स्पीड से। जब उसने 40 की स्पीड ले ली, 40 की स्पीड से जा रहा है, वो चाहे 40 किलोमीटर जाना हो चाहे 50 किलोमीटर, वो एक समान चाल से 40 40 40 40 40 40 चला जा रहा है अपने लक्ष्य की ओर। तो उसकी जो उसका जो त्वरण होगा, वो जो त्वरण होता है वो क्या कहलाता है? हमारे पास जीरो कहलाता है। वैसा त्वरण हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो। अर्थात उसने ना तो गियर बढ़ाया, मतलब ना तो एक्सीलेटर ज़्यादा लिया ना तो कम लिया, अर्थात हम कह सकते हैं वह एक समान चाल से जा रहा था। ना तो उसने गाड़ी का स्पीड बढ़ाई ना ही घटाई। इसका मतलब क्या होगा? वो एक ही मस्ती के साथ चला जा रहा है, ना तो उससे तेजी से मतलब है ना तो धीमे से मतलब है। बातें क्लियर हो गई होगी? चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आइए बात करते हैं। इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे। एक ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, वैसे ऑब्जेक्टिव तो सारे क्वेश्चन ही आते हैं। कहता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि स्थित समय ग्राफ क्या दर्शाता है? स्थित समय ग्राफ क्या दर्शाता है? समझिए, मान लीजिए एक कोई ग्राफ बना हुआ है, ये समय का ग्राफ है और ये स्थित का ग्राफ है। ठीक, स्थित मतलब पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसे अगर हम अपनी भाषा में बोले तो डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या दर्शाएगा? इसका जो ग्राफ मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो ये ग्राफ क्या दर्शा रहा है? क्या दर्शाएगा? ऐसा ऑप्शन रहेगा 4, ऑप्शन ए रहेगा 4, ऑप्शन बी रहेगा वेग, ऑप्शन सी रहेगा त्वरण, ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब इनमें से क्या दर्शाएगा? तो स्थिति और समय जो ग्राफ होता है वो क्या दर्शाता है? वेग को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? वेग को प्रदर्शित करता है। स्थिति समय ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है? वेग को प्रदर्शित करता है। और अगर एक वेग दे दिया जाए और एक क्या दे दिया जाए? समय दे दिया जाए, वेग समय ग्राफ दे दिया जाए, ऐसा मान लीजिए रफली कोई फिगर बना हुआ है, सही नहीं बना हुआ है, वेग दे दिया जाए और समय दे दिया जाए। दूसरा पॉइंट क्या था? वेग समय ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है? जो वेग समय ग्राफ होता है वो किसे प्रदर्शित करता है? ऐसा क्वेश्चन आता है।
तो वेग समय ग्राफ किसको प्रदर्शित करेगा? त्वरण को प्रदर्शित करेगा। किसको? त्वरण। देखिए वेग किसमें होता है? वेग और त्वरण समय किसके होता है? समय या तो समय के साथ वेग बढ़ेगा या समय के साथ वेग क्या होगा? घटेगा, या समय के साथ वेग क्या होगा? नियत होगा। मतलब वेग में ही तो परिवर्तन हो रहा है। जो वेग में परिवर्तन होगा तो वेग परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। ऐसे फील करते हैं त्वरण क्या होता है ना। त्वरण क्या होगा? तो वेग समय जो ग्राफ होगा वो किसको डिनोट करेगा? त्वरण को प्रदर्शित करेगा। क्लियर बात है? चलिए आइए बात कर लेते हैं। नोट हो गया? देखते हैं कुछ और पॉइंट। हाँ, गति के समीकरण क्या होते हैं? 3 समीकरण सभी को पता है। इक्वेशन ऑफ द मोशन है। पहला क्या है? v बराबर u प्लस at, और दूसरा क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तीसरा क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और एक तीसरा है चौथा, इस समीकरण ने अलग से मैंने बता दिया। 90 सेकंड में चली गई दूरी s बराबर u प्लस हाफ a n माइनस 1 क्या होगा? u प्लस हाफ n माइनस 1। ए मतलब क्या होगा? यहाँ पर त्वरण होगा। यहाँ क्या होगा? 2n माइनस 1 होगा। ठीक है, s बराबर होगा u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर v क्या है? v को बोलते हैं अंतिम वेग। क्या बोलेंगे? अंतिम वेग, मतलब फाइनल वेलोसिटी। u को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग। क्या है? प्रारंभिक वेग। ठीक है, और s क्या है? दूरी है। t क्या है? समय है। और अभी तो हो गया। n क्या है? nवे सेकंड मतलब टाइम, nवा सेकंड। nवा में होगा क्या होगा? सेकंड होगा। अगर यही चीज अगर गुरुत्व के अधीन हो जाए, गुरुत्व मतलब क्या होता है? ऊपर या नीचे मोशन करने लगती है वस्तु, तो गुरुत्व के अधीन, जब वस्तु गुरुत्व के अधीन वस्तु करती है तब क्या होता है? तब सिर्फ और सिर्फ a इक्वल टू क्या हो जाता है? g। अभी ऊपर और नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो a बराबर क्या देते हैं? g। तो फिर से समीकरण आ जाता है v बराबर क्या हो जाता है? u प्लस जी टी। ऐसे सभी में क्या रख देंगे? g एक जगह क्या रख देते हैं? g रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? हमारे पास गुरुत्व के अधीन गति हो जाती है। चलिए नोट कर लीजिए। का दिया है, आइए समझते हैं बात। अभी तक पढ़ रहे थे त्वरण के बारे में, थोड़ा सा इसमें देखिए। अगर कोई वस्तु जो है, अगर किसी वस्तु का त्वरण कितना हो जाए? 0 हो जाए। क्या हो जाए? अगर किसी वस्तु का त्वरण 0 हो जाए। त्वरण 0 होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यदि कोई कण एक समान वेग से क्या कर रही हो? गति कर रही हो। तो त्वरण कब 0 होगा? जब वस्तु क्या होगी? एक समान मोशन से, एक समान वेलोसिटी से क्या करेगी? मोशन करेगी। ए बराबर क्या हो जाएगा? 0। जब ए बराबर आपके पास 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रारंभिक अंतिम जो वेग होगा वो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा? u। और एक दूसरी कंडीशन क्या होगी? यहाँ देखिए s बराबर क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। एक मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। मतलब क्या होगा? s बराबर ut। ये दो कंडीशन निकल के आएंगी। इसका मतलब जो दूरी होगी वो प्रारंभिक वेग और समय के गुणनफल के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इसका मतलब त्वरण 0 हो जाता है। इसका मतलब ये समझ में आया कि जो प्रारंभिक वेग होता है और जो अंतिम वेग होता है वो दोनों आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। अब इसमें अच्छा त्वरण का मतलब क्या निकल के आएगा? त्वरण का मतलब ये निकल के आएगा कि जो कण है एक समान चाल से क्या होगा? एक समान चाल से एक ही दिशा में गति कर रही होगी।
कहाँ पर गति कर रही होगी? एक ही दिशा में गति कर रही होगी। अब देखिए एक ही दिशा में समान गति करती है, मतलब त्वरण कब जीरो होता है? त्वरण जब ही जीरो होगा जब कण क्या होगा? एक समान वेग से और एक ही दिशा में गति करती है, तब त्वरण हमारा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है जब त्वरण जीरो हो जाएगा तो क्या क्या संभव है? इसका मतलब क्या संभव है? कण जो होगा वो एक समान गति से, जो कण होगा वो एक समान वेग से गति करेगा, तभी क्या होगा? त्वरण जीरो हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो विस्थापन होगा, विस्थापन का परिमाण जो होगा वो तय की गई दूरी की क्या होगा? तय की गई दूरी के बराबर होगा। विस्थापन का जो परिमाण होगा वो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि विस्थापन और दूरी आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी इस कंडीशन में। ओके, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने पढ़ा आज वेग पढ़ा और चाल पढ़ा और त्वरण पढ़ा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।